हेलो एंड वेलकम टू ज़ूम इन। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। क्या सियासतदान मुज़ाकरात को और सियासत को खुद फेल कर रहे हैं? यूएस और उसके एफिलिएट्स खुद तो अफ़गानिस्तान से चले गए, लेकिन वॉर ऑन टेरर अभी भी जारी है और आम आदमी की कब सुनी जाएगी? ऑल दिस इन टुडेज़ ज़ूम इन। शेक्सपियर ने अपने क्लासिक नावल किंग लियर में ये कहा है कि नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, यानी कि जब कुछ होगा ही नहीं तो उसमें से निकलेगा क्या। पाकिस्तानी सियासत पे ये चीज़ बिल्कुल पूरी उतरती है। जब पॉलिटिकल विल ही नहीं होगी तो चाहे इकोनॉमी हो, गवर्नेंस हो, पॉलिटिक्स हो या सिक्योरिटी हो, रिजल्ट ज़ीरो ही होगा। और इसकी मोस्ट रीसेंट एग्जाम्पल है आजकल होने वाले पीटीआई और हुकूमत में मुज़ाकरात। कुछ तो आपस में ट्रस्ट डेफिसिट है, दूसरी तरफ ये पावर पॉलिटिक्स हैं, जिसकी वजह से हमारी सियासत एक ज़ीरो सम गेम बन के रह गई है। चलिए इस मुज़ाकरात के प्रोसेस को ज़रा डाइसेक्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा बातचीत होती है इख्तियार की, अथॉरिटी की, कि बाइख्तियार कौन है, इख्तियार किसके पास है। हुकूमत कहती है कि पीटीआई की मुज़ाकराती टीम के पास तो इख्तियार ही नहीं है, इनसे जो भी बात करें ये कहते हैं कि बानी से पूछ के बताएंगे। पीटीआई कहती है कि ये हुकूमत क्योंकि मैंडेट ही नहीं रखती तो इसके पास भी मामलात को हल करने का इख्तियार नहीं है, और आज तो यहाँ तक कह दिया कि मुज़ाकरात में असल फैसला साजों को शामिल करें, यानी कि बात वहीं तक पहुँची कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। तो फिर इस सारे पॉलिटिकल प्रोसेस की क्या ज़रूरत थी? और क्या फिर यूँ समझें कि अभी भी 90 की दहाई की तरह सियासतदान जान के सियासत को इस्टेब्लिशमेंट के इर्द घुमा रहे हैं? यानी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मुदाखलत चाहे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हो या इंटरनेशनल पावर्स की तरफ से हो, ख़ुद उसको इनवाइट करती हैं और उसको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करती हैं। सो गुड इन्वायरमेंट हो और आपको सूट करता हो तो मुदाखलत भी ठीक है, और अगर आपके अगेंस्ट चीज़ें हो रही हों तो मुदाखलत गलत है। ये है एटीट्यूड। पीटीआई की अगली डिमांड की तरफ जाएं तो वो कहते हैं कि हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रहा करें। जवाब में गवर्नमेंट कहती है कि क्या पीटीआई के दौर में कैद शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, नवाज शरीफ और दीगर, क्या ये सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे? और क्या उस वक्त की हुकूमत ने इनको कोई कंसेशन दी थी? और हुकूमत का मौक़िफ़ ये भी है कि इस वक्त जो लोग पीटीआई के कैद हैं वो क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व हैं, और एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के ज़रिए भी उनको रिलीफ देना मुमकिन नहीं है क्योंकि ये फ़ौजदारी मुकदमे हैं। अब आ जाए जुडिशल कमीशन की तरफ, जिसका तकाजा बार बार पीटीआई कर रही है। राना सनाउल्लाह उसके जवाब में कहते हैं कि क्या हम भी इस पे एक कमीशन बनवा दें कि 26 नवंबर को एक सूबाई हुकूमत ने जत्था लेकर वफाक पे हमला किया था। और इस बात की भी क्या गारंटी है कि अगर जुडिशल कमीशन बन भी जाए, कोई फ़ैसला दे भी दे, तो पीटीआई उन फाइंडिंग्स से सेटिस्फाई होगी? इस मुल्क में वैसे भी जुडिशल कमीशंस की हिस्ट्री कोई इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी मर्ज़ी के जजेस, अपनी मर्ज़ी के इलेक्शंस के रिज़ल्ट चाहती है। और अगर आखिर में बात करें चार्टर ऑफ डिमांड की, तो हुकूमत पीटीआई से बार बार रिटन चार्टर ऑफ डिमांड मांग रही है। उसकी वजह भी शदीद ट्रस्ट डेफिसिट है, क्योंकि हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि पब्लिकली तो ये कहा जाता है कि सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रहा करें, लेकिन असल में फोकस सारा बानी पीटीआई की रहाई पे है। अब पब्लिक में आप जो भी डिमांड रखें और बाद में आप कुछ और कह दें तो दे वांट टू इंश्योर कि इनकी जो भी डिमांड्स हैं वो रिटन फॉर्म में हमारे पास हों। लिहाजा बॉल वापस चली जाती है असल फैसला साजों की रट और बाइख्तियार लोगों की तरफ। तो फिर एटलीस्ट इस बात का कन्फेशन कर लें सियासतदान कि इस मुल्क में वो सियासत को फेल कर रहे हैं और बार बार दावत देते हैं मुदाखलत की। बात करते हैं महर बानो कुरैशी, हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई की तरफ से। थैंक यू सो मच महर फॉर जॉइनिंग अस। हम अभी अपने प्रोग्राम के शुरू में ये बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट एक बात करती है और फिर जो पीटीआई की मुज़ाकराती टीम है वो एक बात करती है, तो वो ऐसे लग रहा है कि बस एक गेम है ज़ीरो सम सी जो चलती जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल पीटीआई कहती है कि आप लोग तो इतने बाइख्तियार ही नहीं हैं, आप लोग के पास तो मैंडेट ही नहीं है, तो आपके साथ मुज़ाकरात हम क्यों करें। और अभी जो लेटेस्ट सामने आया है उसमें एक दफ़ा फिर डेफिसिट सा फील हो रहा है, बिकॉज सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि पीटीआई इज़ रिलक्टेंट टू शेयर द रिटन चार्टर ऑफ डिमांड्स। अगर इतना ही ज़रूरी है तो आप लोग दे दें उनको चार्टर ऑफ डिमांड्स। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? जी देखिए, उसमें कोई अभाम नहीं है, हम बिल्कुल उनको रिटन चार्टर डिमांड्स दे देंगे, मगर ये तो किसी से ढकी-छुपी बात नहीं है कि पीटीआई ने इस वक़्त तक जो 2 हमारी सबसे अहम डिमांड्स हैं, वो तो सामने रखी हैं। आपको भी मालूम है, पूरे पाकिस्तान को मालूम है, एक है सियासी जो कैदी हैं, उनकी रिहाई, बशमूल हमारे कारकुनान और लीडरशिप,
और दूसरी हमारी जो डिमांड है वो है एक जुडिशल कमीशन 9 मई पे और 26 नवंबर पे। तो अगर ये राइटिंग में ना भी हो तो इसके ऊपर मुझे समझ नहीं आ रही कि पेशरफ्त क्यों नहीं हो सकती। व्हाई डज द गवर्नमेंट नीड इट इन राइटिंग? दीज आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड डिमांड्स, कॉम्प्लिकेशन इनमें कोई भी नहीं है। इसके ऊपर पेशरफ्त होनी चाहिए है। जहां तक हुकूमत के इख्तियार की बात हो रही है, देखिए डेफिसिट कहाँ से आ रहा है? डेफिसिट यहाँ से आ रहा है कि जो पीएमएलएन के स्टॉलवर्ट्स हैं, जैसे कि ख्वाजा आसिफ हो गए और उस तरह के जो लोग हैं जो कि मियाँ साहब के भी बड़ी करीबी समझे जाते हैं, उनकी तरफ से जिस तरह के बयानात आ रहे हैं और जो हमें पीएमएलएन के जितने नुमाइंदे हैं टेलीविजन पे वो आते हैं, जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उससे तो नहीं लगता है कि वो इन टॉक्स में उनको कोई दिलचस्पी है। वो चाहते ही नहीं है कि ये किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचे और ना ही वो खुले दिल के साथ इन मुज़ाकरात में आए हैं। तो मेरे ख्याल में इसी वजह से शायद असद कैसर साहब ने कुछ अपनी रिजर्वेशंस का इज़हार किया है और कहा है कि इन टॉक्स को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए सारे स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड किया जाए। राइट। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की ही बात को मैं कोट करती हूँ कि वो तो जिनको पीटीआई पॉलिटिकल प्रिजनर्स कहती है, उनके बारे में उनका कहना है कि इनका जो शनाख्त होती है किसी के सियासी कैदी होने की, वो डिटर्मिन की जाती है कि वो किसी जुर्म में तो मुलव्वस नहीं है। तो जिन लोगों के ख़िलाफ़ क्रिमिनल केसेस हैं, हम उनको पॉलिटिकल प्रिजनर्स की तरह कैसे ट्रीट कर सकते हैं? सो बेसिकली इट हैज़ बिकम अ नॉन स्टार्टर कि वो इसके अलावा समझते हैं आप लोग कोई और बातचीत उनसे करना चाहें तो कर लें। तो इसके अलावा कोई और बातचीत हो सकती है? देखिए ज़ुनैरा, यही बात है और इसी से आपको हुकूमत की नीयत का पता चलता है। देखिए, आपने लोगों पे जिस किस्म की एफआईआर्स दर्ज की, आपने क्रिमिनल केसेस तो क्या आपने दहशतगर्दी के केसेस बनाए। किसी ने ट्रू। आपने कह दिया किसी के हाथ में दस्ती बम था, खान साहब की बहन है तो उन्होंने पता नहीं किसी से उनका बुलेट प्रूफ वेस्ट छीन लिया, एक बहन के हाथ में दस्ती बम था। उमर अयूब साहब हैं, वो पूरे पाकिस्तान में मोटरसाइकिलें चोरी करते फिर रहे हैं, किसी ने कत्ल किया हुआ है। हम सब जानते हैं कि ये सब मन घड़त एफआईआर्स हैं और ये कहानियां हैं। जो हमारे जितने भी कारकुनान और लीडरशिप हमारी जिन केसेस में उनको जेल में रखा गया है, वो हैं सारे 9 मई के केसेस। और 9 मई के केसेस में जो हम अदालत में भी सुनते हैं, क्या शवाहिद हैं? 3-4 लोगों की शहादतें हैं, जिनमें से एक पर्दे के पीछे छुपा था, एक टेबल के नीचे था और एक शायद सोफे के पीछे छुपा हुआ था। तीनों जो हैं वो पुलिस एहलकार थे। वो भेस बदल के ज़मान पार्क में फर्नीचर के मुख्तलिफ चीज़ों के नीचे छुपे हुए थे और उन्होंने ये बड़ी हसास गुफ्तगू सुनी कि जहाँ पर प्लानिंग हो रही थी कि अगर खान साहब गिरफ्तार हो गए तो यहाँ अटैक करना है। अब ये बात जब इंसान सुनता भी है तो आपकी हंसी छूट जाती है कि ऐसे कैसे मुमकिन है। एंड दिस इज द क्रक्स ऑफ देयर एंटायर केस। इसके ऊपर सारे 9 मई के केसेस इस एक गवाही के ऊपर खड़े हुए हैं। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि ये केसेस भी मनगढ़ंत और झूठे हैं। अब अगर इनमें सच्चाई होती, सदाकत होती, तो जो बंदा जहां है उसके ऊपर आप वहां केस करते था क्योंकि आपके पास ठोस शवाहिद थे। मगर आपने राइट। अंधेरे में तीर चलाए। हर बंदे के ऊपर लातादाद केसेस हैं एंड 12-13 नहीं, 50-50 केसेस हैं 9 मई के। तो इससे इनकी संजीदगी इन्वेस्टिगेशन की और ये 9 मई को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं साफ जाहिर होता है। तो इसलिए हम तो कह फिर रहे हैं। मेहर और आपको क्यों लास्टली आपको फिर जी जी गो अहेड गो अहेड। लास्टली 1.5 साल से ये केसेस चल रहे हैं। इन 1.5 साल से इन केसेस में पोस्ट अरेस्ट बेल की सुनवाई ही नहीं हो रही। पोस्ट अरेस्ट बेल के फैसले नहीं दिए जा रहे। तो अगर तो हम कोई डील तो नहीं चाह रहे, हम तो सिर्फ चाह रहे हैं जो अदालती निज़ाम है वो मेरिट्स पे चले, वो प्रोसीजर फॉलो करे। और अगर मेरिट्स पे फैसले होते हैं तो हमारे जितने भी सियासी कैदी हैं वो सब उनको बेल मिलेगी और वो रिहा हो जाएंगे। केसेस राइट। वही हैं, हम फेस कर रहे हैं, हम फेस करते रहेंगे। ओके। सो सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट इट के असल में इख्तियार के पास है, तो अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट के कॉन्स्टेंटली जो प्रेशर्स अभी तक आए हैं उसमें तो अगर ये कहा जाए कि वो 9 मई के बाद से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से 1 इंच भी बज नहीं किए, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी रॉन्ग एज अ स्टेटमेंट। अभी 19 लोगों को उन्होंने पार्डन किया है, उन लोगों को जिनको मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई थी पीटीआई के मुजरिमान को। डू यू थिंक इट्स अ गुड जेस्चर फ्रॉम देम? आप इसको कैसे रीड करती हैं? देखिए, जो 19 लोग मिलिट्री कोर्ट से रिहा हुए हैं, उन सबको 2 साल कैद सुनाई गई
اور جی وہ اپنی جو سزا ہے وہ مکمل آلموسٹ کر چکے تھے. ان کے کچھ ماہ ہی رہتے تھے تو انہوں نے ریلیز ویسے ہی ہونا تھا. نمبر ہوں ایک. نمبر دو, ہمارا ابھی بھی یہ ماننا ہے کہ اب سویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں کر نہیں سکتے. تو جہاں تک جس طرح ہم دیکھتے ہیں یہ سزائیں بھی غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں, کیونکہ جب تک سپریم کورٹ اس کے اوپر فیصلہ نہیں دیتا کہ کیا سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے یا نہیں, یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہی رہیں گے. آپ کو یاد ہوگا زنیرا کہ جب ماضی میں ملٹری کورٹس میں دہشت گردوں کی ٹرائلز ہوئیں تو دہشت گردوں کو بھی ٹرائل کرنے کے لیے بھی ہم نے آئین میں ترمیم کی اور ایک سنسیٹ کلوز انکلوڈ کیا گیا, جی. جس کے تحت اے پی ایس میسیکر کے جتنے بھی اس کے بعد گناہگار ملٹری تھے ان کو کورٹس اس میں بنی, سزائیں ایک ہوئیں. دفعہ ریوائیو بھی ہوئی, ایگزیکٹلی دوبارہ نہیں ہو سکیں. ایگزیکٹلی. تو یہاں پر تو کسی بھی قانون کے کور بٹ کے مہر یہ بغیر چیزیں آپ نے سویلینز کی ٹرائل ایکچولی کر دی. چیزیں اگر گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہر چیز کو لیگل کور حاصل ہے. سپریم کورٹ کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ وہ انٹرم اجازت دے دے کہ جب تک حتمی فیصلہ نہیں آتا آپ جو لوگ موجود ہیں ان کے فیصلے کریں؟ تو ایک پوائنٹ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا بہت سارے لوگ بہت عرصے سے جیلوں میں ہیں, آپ ان کے ڈیسیجنز کریں, انہوں نے اس لیے انٹرم ڈیسیجن دے دیا. لیکن اب مجھے لگتا نہیں ہے کہ جنوری میں جب ایکچوئل ان کا جو بھی ورڈکٹ ہوگا وہ آئے گا تو وہ اس کے ریورس ہوگا, بیکاز دیٹ وڈ میک اے جیپرڈی آف سپریم کورٹ کہ آپ نے پہلے یہ کہا اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ٹرائلز. تو یہ تو ایک ڈائریکشن نظر آ رہی ہے جس میں کانسٹیٹیوشنل سپورٹ یا کور حاصل ہے ان ملٹری کورٹس کو. اس کے بعد کیا آپشنز ہیں پی ٹی آئی کے پاس؟ I don't agree with you there. جیپرڈی سپریم کورٹ میں تو بالکل ہے. اب سپریم کورٹ وہی ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, ایک انسٹیٹیوشن ہے کہ جس کے اندر آپ نے کورٹ ود ان اے کورٹ بنا دیا, جو آئینی بینچز ہیں, اور ان کو آپ نے سپریم کورٹ یا جو چیف جسٹس سے بھی زیادہ اختیارات آئینی بینچ کے سربراہ کو حاصل ہیں. تو سپریم کورٹ از ان جیپرڈی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جہاں تک یہ سوال ہے کہ اب یہ کیا فیصلہ دیں گے یا ڈائریکشن صاف ظاہر ہے نہیں ہے. دیکھیے, اگر تو آپ آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ دیں گے, ٹھیک, اور واٹس ایپ کے اوپر کوئی ججمنٹ ریسیو کر کے اس کے اوپر فیصلہ نہیں دیں گے تو آئین بڑا واضح ہے. آرٹیکل 9 ہو, آرٹیکل 10A ہو جو کہ آپ کی فیئر ٹرائل کا تقاضا کرتے ہیں, اوپن پبلک ٹرائل کا تقاضا کرتے ہیں, یا آرٹیکل 175 ہو جو سیپریشن آف پاورز کو ڈیفائن کرتا ہے. اگر ان تین آرٹیکلز کو آپ اکٹھے دیکھیں اور پڑھیں تو آپ پھر ملٹری کورٹس کی اجازت نہیں دے سکتے, آپ کا آئین میں گنجائش نہیں ہے. بٹ وہ جو ایک آپ کا بیچ میں member of- اگر ہے نا, if that is very important, that has to sink somewhere. اگر تو ایبسولوٹلی زنیرا, اس ملک میں وہ اف سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کو آئین کے تحت چلانا ہے تو پھر بہت سی چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ نہیں ہو سکتی. ہاں, Okay, my اگر ہم نے last یہ question to کہا you, ہے کہ آئین جو Meher. ہے کانسٹیٹیوشن ابیئنس میں ہے تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. Alright, so 31 جنوری کی جو ڈیڈ لائن ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ اگر 31 جنوری تک کوئی نتیجہ نکلتا ہے ان مذاکرات کا تو ٹھیک ہے, ادروائز واٹ, اس کے بعد پھر کیا آپ لوگ کیا لاحہ عمل اختیار کریں گے؟ اس کے بعد we have many options open to us. سب سے پہلے تو ابھی تک جو آپ کی ریمیٹنسز کی کال ہے جو بیرون ملک پاکستانی, سول ڈس اوبیڈینس, وہاں پر وہ جی بالکل سول ڈس اوبیڈینس, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے, دیکھیں ماضی میں بھی زنیرا, ہم نے تاریخ جتنی بھی پڑھی ہے, جب سارے دروازے بند کر دیے جائیں احتجاج کے اور جب لوگوں کے حقوق ان سے چھین لیے جائیں تو لاسٹ ریزورٹ ہم نے اپنے خطے میں دیکھا ہمیں آزادی کیسے ملی. ہمیں انگریزوں سے آزادی کی جنگ جو ہم نے لڑی اس میں بھی ہم نے ہر مختلف طریقوں سے وہ جنگ لڑی, اور سول ڈس اوبیڈینس بھی اس کا ایک حصہ تھا, کیونکہ باقی سارے دروازے بند ہو چکے تھے آپ پہ. وہاں پہ ایک فرق یہ تھا کہ وہ ایک آکیوپائنگ فورس تھی. یہاں پہ ہم اپنے ہی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ہی ملک کو کمزور نہ کریں, ان کے اداروں کو مضبوط رہنے دیں. بٹ ہر ادارہ آئین کا مہر تابع ہو, جہاں آپ یہ حدود بات میں صحیح کام کر کرے. رہی ہیں کہ اداروں کو کمزور نہ کریں, وہ سارا آپ کا پوائنٹ آف ویو بالکل ٹھیک ہے, بٹ وہیں عام آدمی اس وقت معاشی بحران کا شکار ہے, آلریڈی بہت پرابلمز ہیں. یہ ایک ایڈیشنل بوجھ ہوگا آن دا پیپل آف پاکستان. آئی ایم ناٹ سیئنگ گورنمنٹ. اس طرح کی کالز دینا یا ماضی میں بھی اکانومی ریلیٹڈ چیزیں, آپ کو نہیں لگتا آپ لوگوں کو تھوڑا سا ری تھنک کرنا چاہیے اپنی اسٹریٹجی کو؟ نہیں, دیکھیے زنیرا, آپ معیشت کے لیے
मईशत की मजबूती के लिए सबसे ज़्यादा आपको क्या चाहिए है इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए मुल्क में। जब आपके पास एक ऐसी हुकूमत है जो ना सिर्फ नाअहल है, वो गैर कानूनी है, वो लेजिटिमेट नहीं है, वो लोगों का वोट चोरी करके आई है, वो उनके मैंडेट के साथ नहीं बैठी और फिर उसके ऊपर वो अब लोगों के बुनियादी हकूक पर हमला आवर है। तो हम्म। इस तरह की हुकूमत से आपको कोई अच्छी उम्मीद नहीं हो सकती। इस तरह की हुकूमत जो है वो मईशत को बेहतर भी नहीं कर सकती क्योंकि बड़े मुश्किल फैसले करने हैं और जिस हुकूमत को पता हो कि उनके पास वैसे ही अवाम का एतमाद हासिल नहीं है, वो मुश्किल फैसले नहीं कर पाएगी। अब आप देखिए, आप एनर्जी रिफॉर्म्स को ले लीजिए जो कि आईएमएफ की एक कड़ी शर्त है। उसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हुई है और जहां तक हम देख रहे हैं जो अगला आईएमएफ का रिव्यू आने वाला है, वो अगर देखेंगे कि आपने इन एनर्जी रिफॉर्म्स पे ही कोई पेशरफ्त नहीं की एंड देयर मल्टीपल अदर कंडीशंस आईएमएफ की जो हमने अभी तक वो टारगेट्स स्ट्रक्चरल मीट नहीं रिफॉर्म्स जो किए कि बहुत और और मल्टीफैसेटेड ना ही हैं, हम उनकी करेंगे। रिक्वायरमेंट है। जी, और ना ही करने की सलाहियत रखती है ये हुकूमत। ना ही उनके पास एतमाद है कि जिसको वो वोटर को अपने एतमाद में लेके ये मुश्किल फैसले करें। तो आपकी मईशत ऑलराइट। का तो वैसे ही बेड़ा गर्क हो गया है। आपने Thank you देखा so होगा much, Meher, for your time, for your very straight discussion. This is the problem जिसकी हम बात कर रहे थे कि एक तरफ से एक आर्ग्यूमेंट आता है, दूसरी तरफ से दूसरा आता है। सो ये साइक्लिक टेंडेंसी है हमारी सियासत की हमेशा से, वो अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। ब्रेक पे जाएंगे और जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान जो वॉर ऑन टेरर अकेला लड़ रहा है उसकी भी बात करेंगे और जो टेरर इम्पोज किया हुआ है इंडिया ने कश्मीर पे since last decades, उस पर भी बात करेंगे। Stay with us. Welcome back to Zoom In once again. वो war on terror जो 2021 में अमेरिकन फोर्सेस के अफगानिस्तान से जाने के बाद ख़त्म हो जानी चाहिए थी, वो आज भी जारी है और पाकिस्तान बगैर किसी इत्तेहादी के इसको अकेला फेस कर रहा है। एक और हिस्ट्री ऑफ टेरर भी है जिसको आज भी कश्मीर के लोग फेस कर रहे हैं और यूनाइटेड नेशंस की कोई करारदाद इतनी ताकतवर नहीं कि वो इंडिया को इस गासिबाना कब्ज़े और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को रोक सके। 1949 में आज के दिन यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान ने एक हिस्टोरिक करारदाद मंजूर की जिसके तहत कश्मीर के लोगों को प्लेबिसाइट का हक दिया गया। ये आज तक नहीं हो सका, बल्कि 2019 में भारत ने कश्मीर से 370 आर्टिकल ख़त्म करके वो स्पेशल स्टेटस भी छीन लिया जो उसको कुछ थोड़े बहुत राइट्स देता था। इंडिया की ये दहशतगर्दी जो कश्मीर में दहाइयों से जारी है, उसके फुटप्रिंट्स अब यूनाइटेड किंगडम, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी फैल चुके हैं और पाकिस्तान इस वक्त जिस दहशतगर्दी का शिकार है, चाहे वो अफ़गानिस्तान के रास्ते से हो या बलूचिस्तान में बीएलए को सपोर्ट के ज़रिए से हो, सबके टेंटिकल्स जाकर इंडिया से ही मिलते हैं। अभी कुछ ही देर में एक्सपर्ट राय लेंगे डिफेंस एनालिस्ट से ऑन दिस वॉर ऑन टेरर दैट पाकिस्तान इज़ फाइटिंग ऑन इट्स ओन। पहले बात करते हैं मशाल मलिक से, जो अहलिया हैं हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और अगर ये कहा जाए कि ग्लोबल वॉइस हैं ऑफ द कश्मीरी पीपल तो गलत नहीं होगा। मशाल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड आई नो आप हर वक्त हर जगह सेंसिटाइज करने के लिए कश्मीर कॉज को लेके बहुत मसरूफ़ होती हैं, आपने टाइम निकाला है। मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखती हूँ, मुझे बताइए उसमें मैं कितनी करेक्ट हूँ। आज पूरी दुनिया में किसी ना किसी शक्ल में गाज़ा के बारे में बातचीत हो रही है, कश्मीर सबको भूला हुआ है। हालांकि जो मॉडल्स हैं वो एक जैसे हैं, जितनी रिप्रेशन, जितनी सप्रेशन और जिस तरह का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस गाज़ा में है वैसा ही कश्मीर में है। एक के ऊपर ब्लैंकेट बैन है कि आप बात ही नहीं कर सकते और दूसरे की खबर ही बाहर नहीं आने दी जाती। तो कश्मीर खामोश क्यों है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, क्यों नहीं हम इसे मुस्तकिल अलाइव रख पा रहे? देखिए, सबसे पहले थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी और ये बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है और इसके ऊपर मैं खुद भी काफ़ी दफ़ा फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि दुनिया का एक पैलेस्टाइन जो दुनिया के सामने एक ओपन जेनोसाइड हो रहा है और इक्वली एक सबसे क्लोज्ड, सबसे क्लॉस्ट्रोफोबिक और विदाउट एनी कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड एक पूरी कौम की नस्लकुशी की जा रही है, एक ओपनली, एक टोटली क्लोज्ड आयरन कर्टन के बिहाइंड। तो ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है, एक ट्रेजेडी है, एक बहुत बड़ा आई थिंक इस दौर का, इस वर्ल्ड ऑर्डर का फेलियर है, क्योंकि जब ये रेजोल्यूशंस आई थी यूनाइटेड नेशंस के अंदर, ओवर अ डजन रेजोल्यूशंस हैं कश्मीर की और पैलेस्टाइन की भी इतनी रेजोल्यूशंस, ये इकट्ठे इन दोनों का स्टार्ट हुआ था यूनाइटेड नेशंस के अंदर 1948 से लेकर आप ऑनवर्ड्स भी देख लें। ये 1949 की करारदाद है
जो आज के दिन हम लोग इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं एक दफा फिर 5 जनवरी की, तो उसका जो हिस्टोरिकल भी कॉन्टेक्स्ट निकाल लें, इसका टाइम बार भी निकालें, इसकी लेजिटिमेसी को भी देख लें, इसकी इंटरनेशनल पैरामीटर, जेनीवा कन्वेंशन, एवरीथिंग इट इज वैलिड, इट इज नॉट नलिफाइड. इसकी सैंक्टिटी जो है, जो प्लेबिसिट की जो डिमांड है, जो इसके अंदर पूरी की पूरी स्ट्रेटेजाइज की गई थी, एक प्रोसीजर जो था वो अडॉप्ट किया गया था, एक पाथवे बताया गया था कि किस तरीके से प्लेबिसिट और राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वो आउटलाइन जो इस रेजोल्यूशन में किया गया था, वो किस तरह उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाएगा बेसिकली. बट द प्रॉब्लम इज कि जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है, स्पेशली जो दुनिया की पास है, उनका इंडिया के साथ जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, और जो अब तो 5 अगस्त के बाद जो इंडिया का जो ग्लोबल नेटवर्क है टेररिज्म का, वो भी बहुत तेजी से फैल रहा है. कश्मीरियों की तो नस्ल कुशी वो कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक कि आखिरी कश्मीरी भी वहाँ पे अलाइव ना रहे. मगर उसके साथ साथ वही आरएसएस जो है जिसने जम्मू में मैसेकर किया 1947 के अंदर, नवंबर के अंदर, वही आरएसएस इस वक्त पावर में है. और अब इंडिया के अंदर वो उन्होंने नस्ल कुशी, एथनिक क्लेंजिंग, रेशियल टारगेटिंग जो की जा रही है, और फिर अब तो नाम भी कश्मीर का कश्याप को चेंज करना चाह रहे हैं, जिसकी कोई भी हिस्टोरिकल पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही चेंज कर रहे हैं ऑलमोस्ट. तो अगर ये जो हालात चल रहे हैं, लीडरशिप सारी की सारी जेलों के अंदर उनको ना सिर्फ नजरबंद किया गया है, कैद किया गया है, बल्कि टॉर्चर किया जा रहा है, और फेक किस्म के चार्जेस पे उनको केसेस के अंदर जो वहाँ पे पनिश किया जा रहा है. तो ऐसे माहौल के अंदर ये तो आई थिंक या तो यूनाइटेड नेशंस बस कह दे कि जी इट्स ओवर फ्रॉम आवर साइड. वो भी नहीं वो कहते. यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन की भी रिपोर्ट्स आती हैं, कंडेमनेशंस भी आती हैं, बट जब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा इस जेनोसाइड को जो हो रहा है, तो दिस इज फेलियर. और इस फेलियर के साथ ये नहीं है कि सिर्फ कश्मीरियों का, फिर तो आप पूरी दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जो लॉज हैं वो ही रिडंडेंट हो जाएंगे. जो पैलेस्टाइन में हो रहा है, जो कश्मीर में हो रहा है, डू यू थिंक कि वो सिर्फ उन्हीं की हद तक रहेगा, वो फैलेगा नहीं? अब वही आरएसएस जो कश्मीर में थी, जो इंडियन एट्रोसिटीज कर रहे थे वो उनकी फोर्सेस, अब वो ग्लोबल ट्रांसनेशनल नेटवर्क है. कोलैप्स के इनके केसेस निकाले गए ऑस्ट्रेलिया में, टारगेट किलिंग्स, कनाडा में टारगेट किलिंग्स, यूएस में, अमेरिका में, यूरोप में, यूके के अंदर बहुत से वाक़ये हैं, लेस्टर के अंदर. तो ये तो अब पाकिस्तान में बहुत से हैं, आजाद कश्मीर में है, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं इसके ऊपर. तो ये तो फिर आप समझ लें कि पूरी दुनिया का लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया है. और इनके लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए ग्लोबली, वरना तो प्राइवेट आर्मी जो आरएसएस की, एचएसएस की सूरत में और भी बहुत सी खौफनाक नई तंजीमें बनेंगी जिसके थ्रू दहशतगर्दी और भी फैलती जाएगी. तो ये इट इज इंटरलिंक्ड with the final settlement of Kashmir and Palestine, and these cases must be taken to the international courts, international criminal courts, international courts of justice. और इस पे कमीशन ऑफ इंक्वायरी अभी तक नहीं बनी यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, और अब तो पाकिस्तान इसका 8वीं दफा मेंबर बन गया है, नॉन परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल का. तो इस वक्त तो और भी, क्योंकि ये बना है 2013 के बाद, और अब जो बना है तो सिनेरियो बिल्कुल ही फर्क है कश्मीर का. तो अब इनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना रोबस्टली पाकिस्तान कैंपेन करता है. 5 अगस्त के बाद से लेकर अब तक जो वहाँ कुछ हुआ है, चेंजेस हुए हैं, एटलीस्ट उसी को रिवर्स करा लें, इफ नॉट मच. ऑब्जर्वर स्टेटस. जी, Thank you so much, Mishal, once again for taking out time for us. The thing is कि इंटरनेशनल ऑर्डर इस वक्त ऑर्डर में नहीं है. यही हम टेक अवे ले सकते हैं अगर गाज़ा को देखें, कश्मीर को देखें. एंड एज मिशाल राइटली सेड कि आरएसएस एक्टिवली इस वक्त टेररिज्म कर रही है दुनिया में ग्लोबल लेवल पे, जिसे ट्रांस अटलांटिक अटैक्स भी कहा जा रहा है, यूएस की सोइल पे, कनाडा की सोइल पे, और डिफरेंट पार्लियामेंट्स में, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में जगह जगह करारदादें आ रही हैं कि ये जो इंडिया दहशतगर्दी ग्लोबली फैला रहा है इसको रोका जाए. बट इट सीम्स अगेन बिल्कुल जैसे इजराइल के मामले में है कि क्योंकि ग्रेटर डिज़ाइन में इंडिया की ज़रूरत है यूएस को, तो नोबडी इज़ बॉदर्ड. और ह्यूमन राइट्स वैसे भी लगता है सिर्फ एक फैंसी वर्ड बन के रह गया है. लेकिन पाकिस्तान जो टेररिज्म को फेस कर रहा है ऑन इट्स ओन, एक तरफ ये कश्मीर का हमारा एक परमानेंट इशू है, दूसरी तरफ हम एक और वॉर ऑन टेरर का शिकार हैं जो कि शुरू में 2001 में आई थी लेकिन अभी तक कंटिन्यू कर रही है. उस पर बात करते हैं. हमारे साथ ब्रिगेडियर राशिद वली मौजूद हैं. ब्रिगेडियर राशिद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. एंड
اس سے زیادہ سمپلسٹکلی جو سچویشن اس وقت سیکیورٹی کی ہے پاکستان میں اس کو آئی کی ناٹ پوٹ اٹ کہ جو وار آن ٹیرر 2021 میں ختم ہونی چاہیے تھی یو ایس فورسز اور ان کے الائز کے یہاں سے جانے کے بعد، وہ پاکستان کے لیے تو کنٹینیو کر رہی ہے، اور اس کنٹینیویشن میں جو تھریٹ اسپیکٹرم ہے وہ بڑھ گیا ہے رادر، اور رپورٹس کہتی ہیں کہ 6 ٹائمز زیادہ ٹیررزم پاکستان نے فیس کیا ہے۔ ناؤ آل دیٹ وی آر ڈوئنگ، ہم لوگ اسٹرائکس بھی کر رہے ہیں، پریسیجن اسٹرائکس بھی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مچ نیڈڈ جو افغان ریفیوجیز سے ریلیٹڈ ہماری پالیسی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، بٹ دا تھنگ از کہ پاکستان اکیلا اتنی بڑی تھریٹ کو کیسے ہینڈل کرے گا؟ بلوچستان کی ایک علیحدہ ڈائمنشن ہے، کے پی کی ایک الگ ڈائمنشن ہے، ایڈ ٹو اٹ انڈیا جو کہ ریجن میں مسل فلیکسنگ کرے گا، بیکاز آنے والے ٹائمز میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جو سپورٹ ہوگی انڈیا کو ٹو کاؤنٹر چائنا وہ ابھی سے نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ سو مائی کنسرن از کہ پاکستان اکیلا اس ساری سچویشن کو کیسے ہینڈل کرے گا؟ جی، اٹس اے ویری ویلڈ کنسرن، اور اپیرنٹلی لگتا ہے ایسے ہے کہ جس طریقے سے دیر از اے اسپیٹ آف وائلنس، تو اس کا جو اسپائرل ہے وہ اٹ از ایور ایسکیلیٹنگ سنس 2021، اور 2024 میں وی ہیو ہیڈ 2024 اٹیکس، اور اس میں سے 384 جو آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسی کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ It's a very, very large number, and let us make no pretense that the situation is grave. But answer to your specific question کہ یہ کیا پاکستان اکیلا کرے گا، تو ہمیں یہ اکیلا کرنا پڑے گا، کیونکہ we might leverage the assistance of our allies, but when it comes to actually doing, when the chips are down, it's up to you. کیونکہ آپ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، آپ کی جو لا انفورسمنٹس ہیں، آپ کا جو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے، آپ کا جو پولیٹیکل اس میں اپریٹس ہے اسٹیٹ کا، اٹ آل ہیز ٹو ڈیلیور آن آل سلینڈرز، کیونکہ دیکھیے یہ چیز ایک انٹیگریٹڈ ہے، اور آپ ایکسٹرنل فیکٹر کو پریڈومیننٹ ہے، اس میں انڈیا اجیت دوول ڈاکٹرن پہ عمل پیرا ہے، جس نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ ابھی کنونشنل اٹیک کا زمانہ تو ختم ہو گیا، تو ناؤ وی ول بلیڈ پاکستان تھرو 1000 کٹس، سو دیٹس دا اسٹریٹجی جو ہندوستان اس پہ عمل پیرا ہے، اور اس کو ونگ ہے فرام گلوبل پاورز، بیکاز وہ ایک تزویراتی حلیف ہے۔ سو دس از دا بگر انوائرمنٹ۔ افغانستان میں بدقسمتی سے ایک ایسا افغان عبوری حکومت کا سلسلہ ہے جو ریون ود انٹرنل کانفلکٹس بھی ہیں، ان کو سیکیورٹی میٹرز پہ کنفیوژن بھی ہے، اور پاکستان کے خلاف ایک اینیمس بھی ہے، جو ان کے جو اندر دھڑے ہیں، جن کے اندر اختلافات ہیں، حقانیز ہیں، وہ چیزوں کو ڈفرینٹ دیکھ رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ حقانیز اس وقت جن کا خاصا اثر و رسوخ یہ نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں ہے، وہ پاکستان کسی وینڈیٹا یا وینجنس پہ عمل پیرا ہے۔ کندھاری فیکشن اس کا راشد، یہ جو آپ فیکشنز ایکسپلین کر رہے ہیں نا، یہی مین کنسرن ہے۔ بہت سارے لوگ جو ایکسپرٹ آن مڈل ایسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہوتا یوں ہے کہ جب ایک فیکشن نے یا ایک گروپ آف ملیٹنٹس نے کسی جگہ پہ کامیابی حاصل کر لی، اس کے بعد وہاں پہ گورننس سنبھال لی، تو کچھ لوگ تو سسٹم میں اسٹیک ہولڈر بن جاتے ہیں، اور کچھ پھر نئے روٹس ڈھونڈتے ہیں کہ انہوں نے کہاں جا کے نئے آپریشنز کرنے ہیں، کہاں ریکروٹ ہونا ہے، ظاہر ہے بیکاز دین دے آر فری، اور پھر وہ جہاں سے سپورٹ ملتی ہے، جہاں سے انہیں ریکروٹ کیا جا سکتا ہے پاسبلی، وہ وہاں ریکروٹ ہوتے ہیں، دے گو بیک ٹو دیئر آئیڈیالوجی اور وٹ ایور دیٹ از۔ سیریا میں بھی یہی ہوا ہے، تحریر الشام نے جو ہے وہ گورننس جوائن کر لی ہے، اب وہ گورنمنٹ میں ہیں، اب وہ لیجیٹیمیٹ ہیں۔ یہی افغانستان میں ہوا ہے، یہاں پہ طالبان لیجیٹیمیٹ ہو گئے، گورنمنٹ میں آ گئے ہیں، ان کے جو ریزیڈیو ہے، ان کے جو کرمز ہیں، پھر وہ آئیڈیولوجیکل چیزوں کی طرف، ملیٹنسی کی طرف واپس آتے ہیں۔ سو ہم سرکولر گھوم رہے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ ایک ٹرینٹی ہے، کیوں وہ کنفیوژن میں ہے، فیئر، کنفیوژن اور ایکسٹرنل لیوریجز۔ فیئر ان کو یہ ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کو کوئی کنسیشن دی تو یہ آئی ایس کے پی اور القاعدہ اور یہ جو ٹی ٹی پی ہیں، یہ ایکا کر کے ہمارے خلاف وہ ایک محاذ بنا لیں گے، اور وائی شوڈ بی رسک آر اسٹیبلٹی فار پاکستان۔ اور کنفیوژن یہ ہے کہ وہ حقانیز اور ان کندھاری فیکشن جو ابتلا خنزادہ ہے، ان کے درمیان ایک بعد ہے، اور ابھی دے آر آل
कीपिंग देयर पाउडर ड्राई। वो फैक्शंस हैं जो कि कंधारी फैक्शन अभी मिलिटेंट कार्डर एक क्रिएट कर रहे हैं और रिपोर्टेडली ये 40,000 मदरसा के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो मिलिटेंसी की तरफ राग़िब कर रहे हैं, सुसाइड बॉम्बर्स बना रहे हैं कि कल अगर सिविल वॉर हो जाए तो हमारा क्या बनेगा। सो अफगानिस्तान इज अ वेरिटेबल विचेस ब्रू, जिसमें NRF है उसको भी एक्टिवेट कर दिया गया है। उसने अटैक किए हैं काबुल पे लास्ट वीक में। कंधारी फैक्शन है वो अपनी इट्स कीपिंग आर इट्स ऑन स्ट्रेंथ इन ऑर्डर। और पाकिस्तान के लिए डिस्पाइट द कंटिन्यूअल पॉजिटिव एंगेजमेंट विद अफगान इंटरिम गवर्नमेंट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस आइदर मुल्ला हक़तुल्लाह खानज़ादा और जलालुद्दीन हक और उसका जो सिराजुद्दीन हक्कानी कि आप किस पाकिस्तान को किस किस्म की कंसेशन दें। और TTP का नैरेटिव बड़ा क्लियर है। वो उनको कहते हैं कि लुक, जब अमेरिकन यहाँ थे तो हमने आपके साथ शाना बशाना उनके खिलाफ जंग लड़ी, अब हमारा मौका। So this is the external angle। और एक्सटर्नल एंगल के साथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अंडरस्टैंड करें और डायसेक्ट करें जो हमारा अपना इंटरनल एक सिचुएशन है, एक सिनेरियो है, स्पेशली पॉलिटिकल। बिकॉज बात तो आमतौर पे ये होती है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है। असल में तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो आपकी सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो कामयाब हो सकेंगी। ये जो इस वक्त सिनेरियो है जिसमें KP और वफाक के बीच में एक टग ऑफ वॉर है और एपिक्स कमेटी में बैठ के तो बात होती है कि सूबे और वफाक मिल के काम करेंगे, लेकिन एक ख़ास डायमेंशन है KP की जो बड़ी सेंसिटिव है और इस वक्त वहाँ पे क्योंकि एक डिफरेंट हुकूमत है फ्रॉम द वफाक, तो वो एक कॉन्फ्रंटेशन मुस्तकिल चल रही है। आपके ख्याल में वो कितना नुकसान पहुँचा सकती है इन सारी एफर्ट्स को जो पाक फ़ौज काइनेटिकली तो कर रही है, लेकिन जब तक उसको इंश्योर सिविलियन गवर्नमेंट नहीं करेगी कि वो इंटैक्ट रहे, इट वुड बी अ ज़ीरो सम गेम। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक बड़ा हैकनाई और स्टीरियोटाइप फ्रेज अब बन गया है कि होल ऑफ द गवर्नमेंट। मगर होल ऑफ द गवर्नमेंट कैसे होगा जब एक सूबा जिसकी हुकूमत 18वीं अमेंडमेंट के बाद उसके पास सारी पावर्स हैं, लॉ इन्फोर्समेंट की भी, पुलिसिंग की भी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की भी, अगर उसका दिल ही नहीं है ये जंग लड़ने को। अभी ये हकीकत है कि लेट्स नॉट मिन्स आवर वर्ड्स व्हेन वी से दैट जो KP की गवर्नमेंट है वो पॉलिटिकल एक्सपीडियंसीज की वजह से इट इज नॉट कंसंट्रेटिंग इट्स एफर्ट्स ऑन काउंटर टेररिज्म एंड इट इज नॉट लेंडिंग, इट इज नॉट यस एंड द गवर्नेंस व्हिच इज देयर मेन रोल। बिकॉज अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ नहीं देखेंगे और उन इलाकों के डेवलपमेंट में जुडिशरी का आउटरीच वहां नहीं बढ़ाएंगे मर्ज डिस्ट्रिक्ट में, तो देयर विल बी अ कंटिन्यूअल वैक्यूम। और उस वैक्यूम को वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं। आर्मी, FC और पुलिस, दे आर ओवरस्ट्रेच्ड इन दोज अनगवर्नड एरियाज। जब तक ये गवर्नेंस का हम विल नॉट गेट एक्ट टुगेदर, आई डोंट थिंक सो कि ये एफर्ट जो है ये बार-बार साबित होगी। Thank you so much, Brigadier Rashid Wali, for joining us. And he very rightly said, external threat तो बड़ी है, no doubt बड़ी है, it's a reality और इसको फेस करना पड़ेगा। दूसरा फैक्ट है कि इस वक्त यहाँ पे किसी इंटरनेशनल पार्क के कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए इस वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान अकेला है, तो हमें ये खुद ही फाइट करनी है। एंड द थर्ड एलिमेंट इज़ कि वॉर सिर्फ काइनेटिक फ्रंट पे नहीं फाइट की जाती, हमने इंटरनली भी जो अपना इन्वायरमेंट है वो एक दूसरे को सपोर्ट देने वाला बनाना है। लेकिन वेदर वी लाइक इट और नॉट, इस वक्त वफाक और KP ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। इट इज़ प्योर पॉलिटिक्स। सो फॉर द सेक ऑफ मिलिटेंसी दैट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, और उससे KP सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, और पहली दफ़ा नहीं, पता नहीं कब से दे आर वेटिंग फॉर स्टेबिलिटी। सो फॉर दैट सेक अपने अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग को साइड में रख के लेट्स कॉन्सनट्रेट ऑन द कंट्री फर्स्ट। ब्रेक पे जाएंगे और जब वापस आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि गुर्बत क्यों बढ़ गई है पाकिस्तान में। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू ज़ूम इन वंस अगेन। और अब कुछ बात करते हैं आम आदमी की, जो असल में कस्टोडियन ऑफ पाकिस्तान है, जिसके असल राइट्स हैं। और गवर्नमेंट जितना मर्जी हमें फिगर फजिंग करके बताए कि मैक्रो इंडिकेटर्स अच्छे हो गए हैं या बुरे हो गए हैं, पिछली हुकूमतों ने ये किया था और हम उसको ठीक कर रहे हैं, हकीकत ये है कि आम आदमी पाकिस्तान में हमेशा से सफ़र करता आया है और पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ रही है। ये मैं नहीं कह रही, ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई गुर्बत जो है वो इंतहाई परेशान कुन है। फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक 2019 में 21.9% आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रही थी।
तब से लेके अब तक पैंडमिक भी आया, 2022 के मैस फ्लड्स भी आए और कुछ सियासत की वजह से मैक्रो फिस्कल क्राइसिस भी रहे, इसलिए रिकॉर्ड इन्फ्लेशन ने पाकिस्तान की मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान में क्योंकि रिसर्च और डेटा एनालिसिस कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता और इस हवाले से डेटा अवेलेबल भी नहीं है, तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रिसर्च करना चाहती हैं उनको भी मुश्किल होती है। सो उनके लिए ये बताना मुश्किल है कि एवरेज ख़ानदान या एक इंडिविजुअल इस वक्त किन क्राइसिस से गुजर रहा है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि अप टू डेट इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट लेवल पे भी मौजूद नहीं है, इसलिए सोशो इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ द फैमिलीज़ एंड इंडिविजुअल्स इसको मेजर करने का कोई तरीका नहीं है। लिहाजा अगर इनफरादी लेवल पर मईशत और इसके असरात को देखना हो तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। हालांकि हर मुल्क में जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो यही काम करते हैं। एग्जैक्ट और एक्यूरेट डेटा की मौजूदगी आपके लिए आसानी पैदा करती है कि आप आगे जाके किस तरीके से पॉलिसी मेकिंग करेंगे एक इंडिविजुअल के लेवल पे, एक आम आदमी के लेवल पे। 2024 में पॉवर्टी रेट 25.3 था, जो कि 2023 के मुकाबले में 7 परसेंटेज पॉइंट ज़्यादा है। इन अदर वर्ड्स एक साल में 13 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए हैं और अगर माशी सूरत हाल ऐसी ही रही तो हर साल के हिसाब से गुर्बत बढ़ने का ख़तरा है। वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट में ये भी कहा है कि यूथ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और अगर मुनासिब सहूलियात और उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दी गई तो ये बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं वो 1/3 से ज़्यादा तालीम से महरूम हैं। 40% बच्चों में स्टंटिंग की प्रॉब्लम है और ये बहुत बड़ी ख़तरे की घंटी है। 2001 से लेके 2018 तक पाकिस्तान ने गुर्बत के ख़ात्मे में नुमायाँ पेशरफ्त की, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आलमी मालियाती इदारों पे हमारी जो डिपेंडेंसी है और उनकी सख्त पॉलिसीज़ हैं, फिर करंट अकाउंट डेफिसिट, मुश्किल कारोबारी माहौल और रियासत के अपने भारी भरकम अखराजात, ये सब कुछ जो है इसने पाकिस्तान की जो तरक्की है उसकी रफ्तार को बहुत डैमेज किया है। अगेन ये मैं नहीं कह रही, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। शरह नमू में बहाली का इम्कान मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ तवक्को के मुताबिक बहाली का इम्कान कम है। रवां साल में अहम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ख़ास तौर पे जो एनर्जी सेक्टर में होने चाहिए थे उसकी कोशिशें की जा रही हैं, अभी तक हो नहीं पाया। तेज़ रफ्तार और पायदार तरक्की की खातिर जो रिफॉर्म्स चाहिए अगर वो हम नहीं करेंगे तो ये गुर्बत बढ़ती जाएगी। जो इक्तिसादी सूरत हाल है उसमें बेहतरी और बहाली के लिए एक वाज़ेह हिकमत अमली की ज़रूरत है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रियासत के जो अपने अखराजात हैं उनको कम करने और नए अखराजात में एहतियात करने की ज़रूरत है। एंड दिस इज़ वेयर वी फेल मिजरेबली। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।